हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 68 बीपीएससी मेंस में अब निबंध अनिवार्य कर दिया गया है और देखिएगा कि इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो निबंध क्या है, कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए या फिर इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया। ठीक है। दूसरा होता है टॉपिक कि आखिर निबंध है क्या, क्या है। तीसरा जो विषय है कि निबंध के प्रकार कितने हैं। चौथा, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखें। अक्सर देखते होंगे कि निबंध लिखने में लोग बह जाते हैं, तो क्या ना करें, तो यह भी जरूरी है, क्या ना करें। और चौथा, इसका महत्व। आज इन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कि निबंध लाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा कि 1988 में लगभग सतीश चंद्रा कमेटी की गठन की गई थी और इसी कमेटी के सिफारिश में सिविल सर्विसेज एग्जाम में निबंध अनिवार्य किया गया था। इस कमेटी की सिफारिश के बाद 1993 में यूपीएससी में निबंध को लाया गया और 1993 से लेकर 2012 तक 200 नंबर का निबंध पूछा जाता रहा है। फाइनली 2013 के बाद देखते हैं 2013 से लेकर वर्तमान में इसका वेटेज और बढ़ाया गया और 250 नंबर का किया गया। तो सवाल उठता है कि क्यों निबंध में क्यों नंबर बढ़ाकर और इसका वेटेज बढ़ाया गया, ऐसा क्या होता निबंध में। तो दोस्तों निबंध जो है ना, वो वास्तव में व्यक्तिक परीक्षण का सबसे सशक्त माध्यम है। अक्सर लोग देखते होंगे कि ऑप्शनल पेपर के हटाने के बाद लाया गया था, तो विवाद भी था कि ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया, क्यों ऐसा, निबंध क्यों लाया गया। ऑप्शनल पेपर में लोग अपने विषय में पारंगत होते हैं। दूसरा कि बूमिंग फैक्टर भी बहुत ज्यादा करना था। लगभग क्वेश्चन फिक्स होते थे कि फलाना एरिया कर लो तो आप पास कर जाओगे, अच्छे नंबर ले आओगे। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में जो मांग होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, उसमें यह आ रहा था कि रटे हुए तोता टाइप का व्यक्ति चयन हो जा रहा था। तो एक मौलिक परीक्षण के लिए निबंध को शामिल किया गया। वस्तुतः कह सकते हैं कि इसमें जो निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो आप पहले जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो चयन कैसा होना चाहिए, उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान कैसी है, फिर समझ कैसा है, चिंतन कैसा है इस पर, या फिर लेखनी का तरीका क्या है। तो ये सब आप इसके निबंध के उद्देश्य से समझ जाते हैं कि क्या चाहिए। अब सवाल आता है निबंध क्या है। तो निबंध दोस्तों दो शब्दों से बना है, नि और बंध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निबंध का, ठीक है, निबंध का अर्थ होता है आपका नियमों में बंधा हुआ। ठीक है, बंधा हुआ। इसका मतलब यह है कि नियम से, ऐसा नहीं कि नियम मतलब जो फिक्स है, मतलब जो विषय पर पूछा गया है उसी से संदर्भ में इर्द गिर्द में आपको आंसर पूरा लिखना है। मतलब भटकाव से बचना है, इधर उधर बहकना नहीं है। तो नियमों से बंधा हुआ। अब हम बात करेंगे कि निबंध के प्रकार कितने हैं। तो निबंध के जो प्रकार है मुख्य रूप से दो प्रकार है। ठीक है, एक मूर्त रूप और दूसरा अमूर्त रूप। मूर्त रूप को आप चाहे तो साकार भी कह सकते हैं और दूसरा इसका निराकार। मतलब स्पष्ट है कि साकार और निराकार बहुत इजी वर्ड हो जाता है समझने के लिए। मूर्त साकार मतलब क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट, ऐसा टॉपिक जिसपे आपकी बोध दृष्टिगत हो रही है, इसको आप देख के बिल्कुल समझ रहे हैं कि हाँ कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, और आप लिख सकते हैं।
दूसरा है अमूर्त रूप, निराकार, मतलब कि जो टॉपिक दिया है उसका भावार्थ निकाल के तब आप उस पर लिखने सकें। तो यह दो टॉपिक है, मूर्त और अमूर्त। जैसे कुछ उदाहरण भी देते हैं कि जैसे मूर्त रूप से जो टॉपिक होंगे वह हिस्ट्री से होंगे, पॉलिटी से होंगे, जियो पॉलिटी होगा, पर्यावरण होगा, ठीक है ना। तो इन सब टॉपिक पर आप जो क्वेश्चन होगा वो मूर्त रूप में होगा, जबकि अमूर्त रूप वाले में जो होगा वो दर्शन से होगा, वाक्य से होगा। कहने का मतलब जो स्टेटमेंट दिया जाता है किसी कथन द्वारा, कथन हो सकता है या फिर सुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए दो टॉपिक है, जैसे मीडिया की बढ़ती भूमिका, वर्तमान समाज में मीडिया की बढ़ती भूमिका, यह साकार रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक मान लीजिए देखते हैं आप, साइबर क्राइम है, स्वामी विवेकानंद है, व्यक्ति परिचय से पूछ सकता है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा सकती है। तो ये सब जो प्रश्न की प्रवृत्ति होगी वो मूर्त रूप में होगी, जबकि अमूर्त रूप में आप अगर दर्शन पे आते हैं तो दर्शन में देखिएगा जैसे कि अधिकार बढ़ने से दायित्व में वृद्धि होती है, यह अमूर्त रूप है। अब अधिकार बढ़ने से दायित्व में वृद्धि होती है, इसका भावार्थ समझिए और उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। या इसी में है कि सभ्यता के विकास से संस्कृति की पतन होती है, यह भी अमूर्त रूप है, इसका भाव समझिए उसके बाद फिर आप लिखिए। इसी प्रकार कथन में है कि कथन से क्या हो सकता है, तो जनरली महात्मा गांधी का एक उदाहरण है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाएं, तो ये कथन के रूप में हो सकता है। या फिर आप इसी में देखिएगा लोकोक्ति वगैरह या सुक्ति वगैरह में, श्लोक वगैरह में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके भावार्थ को समझ के फिर आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो यह हो सकता है। अब है लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका पहले जरूरी है कि क्या क्या अनिवार्य है लिखना। तो लिखने में सबसे पहले देखिएगा कि आप जब लिख रहे हैं तो बिल्कुल पहले टॉपिक को ऊपर में मेंशन कीजिए, क्या लिखना है। टॉपिक जब तक आपके पास रहेगा तो आप उसके इर्द गिर्द ही लिखेंगे, आप भटकेंगे नहीं। तो पहले तो ये कीजिए। दूसरा है कि आपके पास जो कॉपी होगी उसके पीछे पन्ना में देखिएगा रफ कार्य लिखा रहेगा, अगर नहीं भी है तो आप रफ कार्य लिख के बाद में क्रॉस कर दीजिएगा, लेकिन आप वहां पर स्केचिंग कर लीजिए पहले कि इसका भाव क्या है और हमें किन किन बिंदुओं पर लिखना है। और जनरली देखा जाता है कि इस निबंध का फलक जो है वो व्यापक होनी चाहिए, मतलब सभी डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। आगे हम चर्चा भी करेंगे इस पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये रखिए। फिर तीसरा जो अनिवार्य बताया जाता है कि क्या करें, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टॉपिक को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, इसके कारण इंग्लिश में आप जब देखते हैं तो ज्यादा सहज महसूस करते हैं, तो ये भी ध्यान देना है। चौथा कि इसमें आप देखिएगा कि जो लिखना है उसमें 10% भूमिका पर फोकस कीजिए, 10% निष्कर्ष पर, लगभग 65 to 70% आप पक्ष जो टॉपिक पूछा गया वह पक्ष पर, और इसके बाद रिमेनिंग 15% के आसपास या 10% जो बच रहा है वो आप विपक्ष में भी उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो पूरा डायमेंशन क्लियर, ये नहीं कि इस टॉपिक को पूछा गया बस उसी टॉपिक पर कहने में उसका विपक्ष भी आप चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये कीजिए। लेकिन अनिवार्य है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है लिखने के तरीका में क्या क्या अनिवार्य रखें, तो 3-4 चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला, मौलिकता होनी चाहिए आंसर में, ठीक है ना, बहुत जरूरी है मौलिकता। निरंतरता के साथ परिवर्तन, निरंतरता के साथ परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि तारतम्यता, तारतम्यता, वाक्य विन्यास, कसा हुआ होना चाहिए वाक्य विन्यास। तो ये सब लिखने के तरीका में जरूरी है। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो अच्छे स्कोर आपको मिलेंगे। क्या नहीं करें, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्या नहीं करें। तो क्या नहीं करें दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर लोग मेंस के टॉपिक देखिएगा कि कुछ जब खासतौर पे मूर्त वाले जो प्रश्न होंगे तो बड़ा जैसे आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में जब आप लिखने की तैयारी करते हैं तो जो नए बच्चे हैं जिनको निबंध का लेखन पता नहीं है
तो वो कारण, परिणाम, ये सब टॉपिक भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको निबंध में ये सब पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, आपको पैराग्राफ में लिखना है। आप पैराग्राफ चेंज करके जो आप टॉपिक है वो टॉपिक बिना लिखे हुए पैराग्राफ के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला आपको कि आप टॉपिक नहीं दें, दूसरा पॉइंट फॉर्म में ना लिखें, निबंध कभी भी पॉइंट फॉर्म में नहीं होता। तीसरा, इसमें आंकड़ों की भरमार नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकल मुद्दा जैसे काला धन आ गया तो काला धन में ठीक है एक आध जगह हो गया थोड़ा बहुत मेंशन, अलग बात है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप रिपोर्ट डाले हुए हैं, पूरा का पूरा आंकड़ा भर के रख दिए हैं, तो इनसे भी बचिए। इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पर फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, निबंध में फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको, ठीक है। और फिर इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि प्रयोग में टॉपिक का हेडिंग वगैरह आप लिख सकते हैं ऊपर में, लेकिन अंदर में टॉपिक का हेडिंग वगैरह ना दीजिए। तो ये सब कोशिश करना है कि ना करें। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसका महत्व। दोस्तों महत्व बहुत ज्यादा है इसका स्कोर आप 300 नंबर खास करके लिखिएगा कि 3 टॉपिक पूछा जा रहा है। उसमें हमें जो उम्मीद है कि जैसे खंड ए में अगर मूर्त होगा तो खंड बी में अमूर्त वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। और तीसरा सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट है बिहार से, इसको आप बिल्कुल करके चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको वेटेज भी मिलेगा और अच्छा स्कोर भी मिल सकता है, और इसमें दोनों रूप हो सकता है, मूर्त भी और अमूर्त भी। तो जब आप तैयारी करें, आप यही सोच लीजिए ना कि जैसे पूरा पेपर 2 पढ़ रहे हैं, पेपर 2 300 मार्क्स के लिए पूरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, तब आपके 300 मार्क्स तैयारी हो रहे हैं। और इसमें निबंध में 3 अगर कर जाते हैं तो 300 मार्क्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो एक तरफ कितना वेटेज है, 300 यूं ही नहीं मिल जाएगा, और इसमें आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं, 200 के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, तो बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा है कि सर क्लास, देखिए निबंध का कोई क्लास नहीं होता, निबंध प्रैक्टिस की चीजें हैं। हाँ, लिखने का डायमेंशन बताया जा सकता है कि किस तरीके से आप लिखें, 2, 10, 50, इस तरह से आप अगर लिखने का तरीका सीख लें तो आप कर ले जाइएगा, वहां पूछा जाएगा। मान लीजिए 20-25 हो गया मूर्त वाले में, 20-25 अमूर्त वाले में अगर आपको बताया जाए तो आप कर ले जाइएगा। लेकिन अगर ये कोई सोच रहा है कि फलाना कोचिंग आपको पूरा टॉपिक दे दे और वही क्वेश्चन पूछेगा, तो असंभव है। एक आध दो लड़ गया अलग बात है, लेकिन आपके अंदर लेखन विकास करनी होगी, और यह जरूरी है इसके लिए प्रैक्टिस करना। तो आप स्वयं से भी प्रैक्टिस करें, किसी संस्थान से जुड़ कर भी प्रैक्टिस करें, लेकिन करें, क्योंकि इसमें लेखन शैली बहुत बड़ा रोल या भूमिका निभाती है, और ये 1-2 दिन, 1-2 महीना में नहीं आएगा। इसके लिए आपको 2, 2.5, 3 महीना समय लगेगा। तो चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, और चूंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है अब हमेशा से, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी में निबंध पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको निबंध का प्रैक्टिस करना ही होगा। तो कल से क्या, आज से ही तैयारी करने लग जाए, टॉपिक छांटे, उसके बाद मेहनत करें। तो ठीक है दोस्तों, तो हमेशा लगातार वीडियो के रूप में हम आते रहेंगे, कुछ कुछ टॉपिक पर चर्चा भी करते रहेंगे निबंध में। ओके, थैंक यू।